राजस्थान के भौतिक विभाग को हम कितने भागों में बांटे, ये बहुत एक बड़ा विषय है। तो अलग अलग विद्वानों ने उसे अलग अलग तरीके से बांटने का प्रयास किया है। तो अगर हम मेनली अगर राजस्थान के मानचित्र पर दृष्टिपात करें या अगर हम देखें तो हमें भौतिक विभाग किसे कहेंगे। भौतिक विभाग का अर्थ होता है कि वहां पर जलवायु या फिर तो दो फैक्टर्स देखे जाते हैं। एक देखा जाता है वहां की क्लाइमेट और दूसरा देखा जाता है वहां के रिलीफ फीचर्स, यानी वहां पर उच्चावच। उच्चावच का अर्थ होता है कि पर्वत है, पठार है, मैदान है, रेगिस्तान है या दलदल है। तो वह रिलीफ फीचर्स और क्लाइमेट की बात करें, बारिश वाला क्षेत्र है, एकदम सूखा क्षेत्र है, शीतोष्ण प्रकार का क्षेत्र है। तो उन दो तत्वों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान के मेनली 4 भाग ही किए जा सकते हैं। ठीक है, अब 4 भाग कौन कौन से किए जा सकते हैं, तो हमें पता है कि राजस्थान में हमें एक तो मिलता है मरुस्थल। दूसरा वहां पर जो स्ट्रक्चर नजर आता है वह है पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र, जिसे हम अरावली के नाम से जानते हैं। तीसरा जो क्षेत्र है वो अरावली को पार करते ही हम दक्षिण की तरफ जाते हैं तो पहले मैदान आता है। नदियां जब पहाड़ों से नीचे उतरती है तो उतरने के बाद जो मैदान बनाती है वह क्षेत्र हो गया हमारा तीसरा क्षेत्र। और लास्ट जो रहता है जो विंध्यन कगार यानी हाड़ौती क्षेत्र, यानी विंध्यन कगार या जो पठारी जो क्षेत्र है वह क्षेत्र, वो 4 तो 4 प्रकार के क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। एक मरुस्थलीय क्षेत्र है, एक पर्वतीय क्षेत्र है, एक मैदानी क्षेत्र है और एक पठारी क्षेत्र है। तो ये 4 भाग हम डिवाइड करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि हम इसको किस प्रकार से याद करें या किस प्रकार से समझें। तो राजस्थान के भौतिक विभागों को स्टार्ट करने से पहले इसके परिचय के बारे में बातचीत कर लेते हैं कि हमें पेंजिया का क्या था और किस प्रकार से उसका विखंडन हुआ। यह जो पैंथेलासा जो सागर है, पेंजिया की विखंडन के बाद किस प्रकार से पैंथेलासा का पानी पेंजिया के विभिन्न भागों के बीच में आ गया। पेंजिया के टुकड़े हुए, एक भाग अंगारा लैंड था और दूसरा भाग गोंडवाना लैंड था और बीच में क्या था हमारा 33 सागर। 33 सागर के अवशेष के रूप में हमारे राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न जो खारे पानी की जो झीलें हैं वह इसी 33 सागर के अवशेष मानी जाती है। ठीक है, यहाँ तक हम कर चुके थे। राजस्थान का सबसे पश्चिमी जो क्षेत्र है जो रेगिस्तानी है और उसमें स्थित जो खारे पानी की जो झीलें हैं वो 33 सागर के अवशेष मानी जाती है। और जो अरावली का हिस्सा है और जो पठारी क्षेत्र है, अरावली का हिस्सा तथा जो पठारी क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है ये हिस्सा माना जाता है गोंडवाना लैंड का। गोंडवाना लैंड का हिस्सा और अरावली ये दोनों आपके गोंडवाना लैंड से जुड़े हुए। तो ये कुछ विशेषताएं उसके कालक्रम को देखते हुए आगे हम बढ़ते हैं कि इसके भौतिक भागों का विभाजन किस प्रकार से करें। तो राजस्थान को सामान्यतः हम 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। 4 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो भाग है इसका पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है वह है अरावली का पर्वतीय प्रदेश। तीसरा है पूर्वी मैदान और चौथा जो है वह दक्षिणी पूर्वी पठारी भाग, जिसे हाड़ौती का पठार या विंध्यन पठार का क्षेत्र भी कह सकते हैं। तो ये जो भाग है ये 4 मेजर है। अब इन 4 मेजर भागों को भी हम अलग अलग भागों में किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं उसके लिए इस स्लाइड्स को देखते हैं कि राजस्थान के मुख्य मुख्य जो भौतिक विभागों का जो विभाजन है हमने 4 तो ये मेनली कर दिए। अब 4 को हमने और सब पार्ट में किस प्रकार से डिवाइड किया। तो सबसे पहला पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र की बात करते हैं। तो पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्र में
उसका एक सबसे पश्चिमी जो भाग है वो दो बालू के स्तूपों से ढका हुआ है। इसको दो भागों में भी बांट सकते हैं। कैसे? जैसे कि पश्चिमी जो मरुस्थलीय क्षेत्र है उसको हम दो भागों में बांट दें। एक तो हो गया हमारा शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र और एक हो गया अर्ध शुष्क क्षेत्र, या जिसे राजस्थान बांगड़ कहा जाता है। ठीक है। अब राजस्थान बांगड़ है उसको भी हम कई भागों में बांट सकते हैं। तो उसमें जो सबसे ऊपर का जो है वो घग्गर का मैदान होगा। घग्गर के मैदान के बाद नागौर की उच्च भूमि आ जाएगी या शेखावटी का क्षेत्र आ जाएगा। फिर उसके नीचे लूणी का बेसिन आ जाएगा। और जो शेखावटी का जो क्षेत्र है उसी को आंतरिक प्रवाह का क्षेत्र कहा जाता है। यानी वहां पर नदियां अंदर ही अंदर जमीन के अंदर चलती रहती। तो इसी प्रकार से अरावली को भी हम इसी प्रकार से कुछ भागों में विभक्त करते हैं। तो अरावली का अगर हम विभाजन करें तो अरावली हमारे राजस्थान में देखें तो इस प्रकार से उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा में इस प्रकार से राजस्थान में फैली हुई। तो अगर हम ऊपर से स्टार्ट करें तो सीकर झुंझुनू की तरफ से अगर स्टार्ट करें तो सबसे ऊपर का जो भाग रहेगा, सबसे ऊपर क्या, ठीक है, तो वो जो भाग है वो कहलाएगा हमारा उत्तरी अरावली का क्षेत्र। एक मिनट रुकिएगा। तो हम बात कर रहे थे कि अरावली का सबसे जो उत्तर का जो भाग है वो है उत्तरी अरावली का क्षेत्र, जहां पर सीकर झुंझुनू वगैरह जो जयपुर का क्षेत्र आएगा। फिर हम मध्यवर्ती अरावली की बात करेंगे, जो यहाँ पर मध्यवर्ती अरावली का बात करेंगे जहां पर अजमेर और अजमेर के आस ब्यावर के क्षेत्र आ जाएंगे। और जो सबसे दक्षिणी जो भाग रहे वहां पर आपके उदयपुर, सिरोही, राजसमंद इत्यादि क्षेत्र जो है वो दक्षिण के अंतर्गत इस प्रकार से आएंगे। तो राजस्थान के मैप में हम अरावली को इस प्रकार से तीन भागों के अंतर्गत डिवाइड करने के बाद एक का हम अलग अलग प्रकार से अध्ययन करेंगे। फिर बात करते हैं हम पूर्वी मैदानी क्षेत्र की बात। पूर्वी मैदानी क्षेत्र जो पूर्णतः नदियों द्वारा आच्छादित क्षेत्र है, वहां पर मुख्य रूप से तीन नदियां बहती हैं। उन तीन नदियों में बनास नदी जो आपकी जयपुर दौसा वाले क्षेत्र में चलती है, चंबल नदी जो कोटा सवाई माधोपुर के क्षेत्रों में चलती है, और तीसरी है माही जो आपके डूंगरपुर बांसवाड़ा वाले क्षेत्र में चलती है। तो इन नदियों के द्वारा जो मैदान बने हैं उन मैदानों क्षेत्रों की अगर हम बात करेंगे। फिर लास्ट जो रहेगा दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिणी पूर्वी पठारी क्षेत्रों के अंतर्गत भी हम इसे दो भागों में डिवाइड करेंगे। एक क्षेत्र जो विंध्यन कगार का भूमि क्षेत्र है, यानी विंध्याचल पर्वत के साथ लगा हुआ क्षेत्र, और कुछ क्षेत्र है वो दक्कन के पठार से मिलता जुलता मिलेगा। तो इस प्रकार से हम राजस्थान के भौतिक विभागों का अगर वर्गीकरण करें तो कई तरीके से कितनी ही डिटेल में हम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट स्लाइड में सबसे पहले हम बात करते हैं पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश की बात। अब पश्चिमी मरुस्थलीय क्षेत्रों की अगर बात करें, सबसे पहले तो हम इसके विभिन्न नामों की बात करें कि इसको किस नाम से जाना जाता है। हम इसे थार का मरुस्थल भी कहते हैं, हम इसे थड़ी शब्द का प्रयोग करते हैं, इसके लिए शुष्क रेतीला मैदान का भी नाम लिया जाता है, इसे धोरा की धरती के भी नाम से जाना जाता है, और ग्रेट इंडियन डेजर्ट के भी नाम से इसे जाना जाता है। ये कुछ अलग अलग नाम हैं, उन नामों से इसे जाना जाता है। फिर कुछ विशेषताएं हैं, उन सभी विशेषताओं को एक बार मैं पहले सुना देता हूं, उसके बाद हम स्लाइड टू स्लाइड चलेंगे। कि अगर पूरे राज्य का यानी पूरे के पूरे राजस्थान के अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल का लगभग 61.11%, 61.11% जो भूभाग है वो इसी मरुस्थलीय प्रदेश के अंतर्गत शामिल है। अगर हम जनसंख्या की बात करें तो राजस्थान की टोटल जितनी जनसंख्या है उसका लगभग 40% जनसंख्या जो है इसी क्षेत्र में निवास करती है। और इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जो जनसंख्या इस मरुस्थलीय क्षेत्र में रहती है
उसके आधार पर यह विश्व का सबसे बड़ा मानव रहवासी मरुस्थल है, जहां पर मरुस्थल होते हुए भी इतनी अधिक मात्रा में जनसंख्या निवास करती है। अब बात करते हैं कि कौन कौन से जिले इसके अंदर शामिल करेंगे। मैं स्लाइड को साथ साथ चला देता हूं। ठीक है, ये राजस्थान का अरावली की जो श्रेणी है उसके पश्चिम का शुष्क एवं अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश है। यह एक ऐसा विशिष्ट भौगोलिक प्रदेश है जिसे भारत का विशाल मरुस्थल या थार का मरुस्थल के भी नाम से जाना जाता है। यह मरुस्थल विश्व का सर्वाधिक आबाद एवं वनस्पति वाला मरुस्थल है, यानी जितनी ज्यादा वनस्पति इस मरुस्थल में और जितनी ज्यादा जनसंख्या इस मरुस्थल में निवास करती है, उतनी जनसंख्या या उतनी वनस्पति आपको विश्व के किसी भी अन्य मरुस्थल के अंतर्गत देखने को नहीं मिलेगी। राज्य के कुल 61.11% पर यह फैला हुआ है और 40% जनसंख्या इस क्षेत्र में निवास करती है। बात करते हैं कि इस क्षेत्र में क्या पहले नदी बहती थी? हाँ, तो सरस्वती नदी का उद्गम स्थल आगे की स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि सरस्वती नदी कहाँ से बहती थी, और आज उसी के अवशेष के रूप में कहा जाता है कि भूमिगत रूप में आज भी सरस्वती नदी भूगर्भ के नीचे चल रही है। इसी कारण राजस्थान में अत्यंत गहराई पर जल अभी भी प्राप्त होता है। सरस्वती नदी के प्रवाह क्षेत्र को जैसलमेर जिले के चांदन गांव में एक चांदन नलकूप की स्थापना की गई है। यानी जहां पर सरस्वती नदी बहती थी उसका जो पाट था, उसका जो नाली क्षेत्र था, उस नाली क्षेत्र में एक कुआं खोदा गया है जिसे कहा जाता है चांदन गांव का कुआं, या इसे थार का घड़ा भी कहते हैं। यानी पूरे रेगिस्तान में ये एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर पानी प्राप्त होता है। जैसे कि किसी घड़े में आप कभी भी पानी को प्राप्त कर सकते हैं, उसी प्रकार से इस नलकूप में आप किसी भी मौसम में कितने भी अकाल में पहुंचे, यहाँ पर आपको पानी देखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर हम दूसरी और विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसका जो विस्तार है, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर, पाली, जालोर, नागौर, सीकर, चूरू, झुंझुनू और हनुमानगढ़ तथा गंगानगर के साथ 12 जिलों में यही मरुस्थल फैला हुआ। इसके अलावा कुछ विशेषताएं और भी बताई जा सकती हैं। यहाँ का तापमान 50 सेंटीमीटर सॉरी लगभग 50 सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है। वर्षा की बात करें तो 50 से 10 सेंटीमीटर के बीच होती है। तापमान -3 डिग्री सेंटीग्रेड तक भी घट जाता है। मिट्टी कैसी मिलती है? तो रेतुली, जो बलुई प्रकार की जो मिट्टी है वो यहाँ पर देखने को मिलती है। वनस्पति किस प्रकार की मिलती है? तो वनस्पति यहाँ पर मरुदभिद यानी जीरोफाइट्स जिसे कहा जाता है, जिसके अंतर्गत खेजड़ी, बबूल, बेर, केर, रोहिड़ा ऐसी वनस्पति आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान के सारे सारे भौतिक प्रदेशों को यहाँ पर आप एक साथ देख पा रहे होंगे कि राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का अगर हम इस प्रकार से विभाजन करें तो विभाजन के आधार पर अगर हम देखें तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूं। ये वाला, ये जो क्षेत्र है ये है हमारा अरावली। ये अरावली प्रदेश। इसी प्रकार से ये जो क्षेत्र है ये कहलाता है
हाड़ौती का क्षेत्र, और जो ये क्षेत्र बाकी बचा है ये पूरा का पूरा कहलाता है हमारा मरुस्थलीय क्षेत्र। मरुस्थलीय क्षेत्रों में भी ऊपर का जो ये भाग है जहां पर सरस्वती नदी का क्षेत्र या नहरी जो क्षेत्र है उसे हम घग्गर का बना। अब इसका सब डिवीजन किस प्रकार से कर सकते हैं कि इसी को भी हमें अलग अलग भागों में बांटना है। तो यहाँ पर जैसे कि लिख रखा है 25 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, तो 25 सेंटीमीटर जो वर्षा रेखा है वो इसे दो भागों में डिवाइड करती है, ठीक है, और यहां से गुजरती है 50 सेंटीमीटर, और इसके ठीक लास्ट में यहां पर जो गुजरती है, नहीं लिख रखा है मैं बता देता हूं, ये है 10 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा, ठीक है। तो शुष्क जो मैदान है उसको दो भागों में, एक पूर्णतः शुष्क रेतीला शुष्क मैदान और दूसरा है अर्ध शुष्क प्रदेश जो कम सूखा है। तो उन दोनों को बांटने वाली रेखा कौन सी है? 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा। अब 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा का अर्थ क्या हो? 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा ये कहती है कि इस रेखा के एक तरफ तो वर्षा बढ़ती है और एक तरफ घटती है, यानी इस दिशा में अगर आप जाएंगे, जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे वर्षा की जो मात्रा है वो क्या होगी? माइनस होगी और 10 तक पहुंच जाएगी। और इस 25 से आप इस तरफ पहुंचोगे तो यहाँ पर वर्षा की जो मात्रा है वो बढ़ेगी। तो 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाला क्षेत्र, 25 सेंटीमीटर से ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र, और यहाँ पर जब पहुंचते हैं तो आ जाती है 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा। तो 50 सेंटीमीटर वाली रेखा इस रेगिस्तानी क्षेत्र को अरावली प्रदेश से अलग करती है। 50 सेंटीमीटर वाली रेखा शुष्क या फिर जो पश्चिमी रेतीला मैदान है उसको अरावली से अलग करने वाली जो वर्षा रेखा है उसे हम कहते हैं 50 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा। अगर कहें कि पश्चिमी रेतीला जो मैदान है उसे दो भागों में बांटने वाली वर्षा रेखा कौन सी है, तो वह है 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा। तीसरा प्रश्न, अगर कहा जाता है कि जो शुष्क रेतीला मैदान है, शुष्क रेतीला मैदान है वह कौन कौन सी दो समवर्षा वाली रेखाओं के मध्य है, तो 10 सेंटीमीटर तथा 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा के मध्य। अब इसको भी हम अलग अलग भागों में बांटते हैं। जैसे कि शुष्क रेतीला प्रदेश है तो शुष्क रेतीला प्रदेश का एक ऐसा भाग है जहां पर बिल्कुल भी रेत नहीं पाई जाती। बाकी के सारे क्षेत्र में आपको बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे, लेकिन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको रेत के मैदान नहीं मिलते हैं। तो जहां पर रेत के मैदान नहीं मिलते, स्तूप नहीं मिलते हैं, वो बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र है। ये जो क्षेत्र है आपके पाया जाता है बाड़मेर के मोकलसर, सिवाना, नाकोड़ा या हल्देश्वर का जो क्षेत्र है वह क्षेत्र जहां पर आपको बालू का स्तूप नहीं देखने को मिलते हैं, और इसके अलावा पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वहां पर बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। अब ये बालू का स्तूप क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, आगे की स्लाइड में देखेंगे। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। फिर ये तो हो गया शुष्क और अर्ध शुष्क क्षेत्र, ठीक है। अब ये हो गए 25 सेंटीमीटर वाली वर्षा रेखा जो इसको दो भागों में अलग करती है। तो जो अर्ध शुष्क क्षेत्र है उसको भी, जिसे राजस्थान बांगड़ कहा जाता है, उसको भी हमने कई अलग अलग भागों में डिवाइड किया। तो एक जो भाग है इसका वह है शेखावटी प्रदेश, शेखावटी प्रदेश के बाद है नागौरी उच्च भूमि, नागौरी उच्च भूमि के बाद है आपका पूरा का पूरा लूणी का गोडवाड़ बेसिन। तो हमने इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया। फिर आ जाएगा आपके
अरावली। अरावली के अंतर्गत आप इसे 3 भागों में डिवाइड करेंगे। सबसे पहला यहाँ पर ऊपर का भाग, ये आपके उत्तरी क्षेत्र, ये हो जाएगा मध्य अरावली, और ये हो जाएगा दक्षिणी अरावली। इसी प्रकार से नेक्स्ट जो रहेगा वर्गीकरण, उसके अंतर्गत हम मैदानी जो क्षेत्र है उसमें सबसे पहले, जैसे कि यहाँ पर है बनास नदी का बेसिन, यहाँ है माही का बेसिन, इसी प्रकार से यहाँ के कुछ क्षेत्रों में आपको चंबल का बेसिन देखने को मिलेगा, तो ये क्षेत्र। इसी प्रकार से लास्ट जो रहेगा हाड़ौत पठार का क्षेत्र, उसमें ये जो ऊपर वाला जो हिस्सा है उसको तो हम विंध्यन खगार यानी आपके विंध्यांचल से जुड़ा हुआ क्षेत्र, और दूसरा जो है जिसे हम हाड़ौती का पठार कहते हैं, जो दक्कन के पठार का हिस्सा है यानी दक्षिण के पठार का हिस्सा है, तो यहाँ पर आपके एमपी की सीमा लगती है, ये माही का मैदान। तो इस प्रकार से हम राजस्थान के अलग अलग भौतिक विभागों का इस प्रकार से वर्गीकरण कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। तो ये राजस्थान का भौतिक प्रदेश और उसका वर्गीकरण एक बार पुनः आपके सामने, इस मैप को आप याद कर लीजिएगा। तो ये आपके मैप है, तो पूर्वी मैदान जो हरा भरा दिखाई दे रहा है, ये हरा भरा क्षेत्र है, और जैसे जैसे हम यहाँ पर इस तरफ दिशा में जाएंगे तो वहां पर आपके डेजर्ट वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ये सैंडी और एरिड जो प्लेन्स है जिसे मरुस्थली कहा जाता है, तो मरुस्थली प्रदेश है, ये आपका सेमी एरिड रीजन है, और ट्रांजिशनल प्लेन्स के नाम से इसे जाना जाता है। ऊपर का जो क्षेत्र है शेखावटी प्लेन्स, बीच में है आपका अरावली, अरावली के बाद ईस्टर्न प्लेन, ईस्टर्न प्लेन के बाद यहाँ पर है दक्षिणी राजस्थान या हाड़ौती पठार के नाम से इसे जाना जाता है। बढ़ते हैं आगे। संपूर्ण मरुस्थलीय क्षेत्र में हमें पता है कि एक समान उपजावच नहीं रहता है, उसमें काफी भिन्नताएं हमें देखने को मिलती हैं, और इसी भिन्नताओं के आधार पर इसे हम 4 उप प्रदेशों में विभक्त करते हैं। सबसे पहला शुष्क रेतीला मैदान। ठीक है, शुष्क रेतीला मैदान को भी हम 2 भागों में डिवाइड कर लेंगे, एक तो बालू का स्तूप युक्त और एक रहेगा बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। फिर आपका लूणी बेसिन, लूणी और जवाई का बेसिन, शेखावटी का क्षेत्र, घग्गर नदी का मैदान। तो ये पूरे पूरे क्षेत्र हम इस प्रकार से बांट सकते हैं। सबसे पहले हम शुष्क रेतीले मैदान की बात करते हैं या हमारे मरुस्थली की बात करते हैं। तो मरुस्थली का जो इलाका है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडिया का मैप है, इंडिया के मैप में जो थार है वहां पर इस प्रकार से फैला हुआ। थार के मरुस्थल के अंतर्गत ये जो है आपके जो लाइन दिख रही है, ये 20 mm रेनफॉल को दिखा रही है। ठीक है, एनुअल रेनफॉल की जो लाइन है 200 mm का मतलब हो गया 20 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर आपके 10 mm, यहाँ पर लास्ट जो है ये वाली ये जा रही है 50 और 40 वाली ये लाइनें इस प्रकार से निकल रही है। ये जो क्षेत्र है पोखरण का, बाप का, ये जो ये बलुका स्तूप का मुक्त क्षेत्र है, और कुछ छोटी छोटी सी जिले यहाँ पर देखने को मिलती है। यहाँ पर लूणी नदी इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि अलग अलग शाखाओं में इस प्रकार से अलग अलग वितरिकाओं के माध्यम से होती हुई इस प्रकार से गुजरात की तरफ ये लूणी नदी आपके इस प्रकार से चलती है। तो ये मैप है, और इस मैप के आधार पर हम देख सकते हैं कि ये जो शुष्क रेतीला जो मैदान है वहां पर वार्षिक वर्षा यानी एवरेज जो है आपके 25% से भी कम यहाँ पर आपको देखने को मिलता है, यानी 25% से कम यहाँ पर वर्षा देखने को मिलती है। इस क्षेत्र में जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर और चूरू के पश्चिमी क्षेत्रों को शामिल किया जाता है, और पूरे के पूरा जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको बालू का स्तूप यानी सैंड ड्यून्स देखने को मिलेगा। कहा जाता है कि लगभग 60% जो भाग है इसका, लगभग 60% जो क्षेत्र है उस 60% क्षेत्र पर यहाँ पर आपको सैंड ड्यून्स ही देखने को मिलेगी। और जो सैंड ड्यून्स बनते हैं वो जो विंड होती है उसका कौन सा वर्क है,
इरोजनल वर्क है या डिपोजिशनल? टाइप करके बताएं। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में सेवण घास के मैदान पाए जाते हैं। सेवण एक प्रकार की पौष्टिक घास होती है जो कि भूगर्भीय जल पट्टी जो है, जिसे कहा जाता है चांदन के रूप में प्रसिद्ध है, या लाठी सीरीज जो है वहां पर पाई जाती है। तो लाठी सीरीज क्या है? तो भूगर्भीय यानी ग्राउंड अंडरग्राउंड जो वाटर का जो बेल्ट है उसे लाठी सीरीज के नाम से जाना जाता है। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र के जैसलमेर जिले में लगभग 18 करोड़ वर्ष पहले के जीवों के वृक्षों के अवशेष व जीवाश्म यानी फॉसिल्स मिले हैं, जिसे ऑकलवुड फॉसिल्स के नाम से जाना जाता है, जो इसी क्षेत्र में हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो चित्र है वहां पर, इसी के अलावा कह सकते हैं कि यहाँ के जो बालू का स्तूप जो होते हैं दोहरे, उसको धरियन कहा जाता है। धरियन, धरियन क्या है? धरियन जो बालू के स्तूप है, स्तूप यानी वहां पर जो सैंड ड्यून्स जो बनते हैं यानी जो धोरे होते हैं, उन्हें यहाँ पर धरियन कहा जाता है। इसी प्रकार से आकलवुड फॉसिल्स जो है आपके पोखरण के पास आया हुआ है। लाठी सीरीज का मैंने बता गया, ये भूगर्भित जल पट्टी है यानी जल का भंडार है। जो चंदन या चांदन नलकूप जिसे कहा जाता है, यानी जो थार का गड़ा, तो वहां पर अपार मात्रा में भूमिगत जल प्राप्त होता है। तो वो चित्र है, उसको लाठी सीरीज के भी नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से कुछ ऐसे इसी क्षेत्र में कुछ ऐसे और वर्ड यूज किए जाते हैं कि यहाँ पर जो बालू का स्तूप होते हैं, उस बालू का स्तूप के बीच में कहीं कहीं पर कुछ दलदल के भाग भी मिलते हैं। दलदल वाला क्षेत्र यानी कीचड़ वाला क्षेत्र, तो उसे रण के नाम से, RANN, रण के नाम से भी जाना जाता है। यानी अस्थायी जिले भी कह सकते हैं, या जो दलदली भूमि होती है उसे रण के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार से कुछ झीलें भी पाई जाती हैं यहाँ पर पानी की, जिसे प्लाया के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। पश्चिमी रेगिस्तान के जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर जिलों में पेट्रोलियम व प्राकृतिक गैसों के भंडार देखने को मिलते हैं। तो ये शुष्क रेतीले मैदान की ये विशेषताएं हमें देखने को मिलती हैं। फिर हम बात करें इसकी लंबाई चौड़ाई कितनी है, तो शुष्क रेतीला मैदान है, तैतीस सागर का इसे अवशेष माना जाता है। ग्रेट पैलियो आर्कटिक अफ्रीका मरुस्थल का ये पूरी विस्तार है, जो भारत और पाकिस्तान में फैला हुआ है। इसकी चर्चा हम पिछले क्लास में कर चुके हैं। और पाकिस्तान में इसी मरुस्थल को चौलिस्तान कहा जाता है, और भारत में इसे थार का मरुस्थल या मरु प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चौलिस्तान वर्ड यूज जाता है पाकिस्तान में। थार का रेगिस्तान उत्तर पश्चिम में लगभग 640 किलोमीटर लंबा और 300 किलोमीटर चौड़ा पाया जाता है। क्षेत्रफल की बात हम कर चुके हैं। थार के मरुस्थल में लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है, और सर्वाधिक जैव विविधता और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला ये मरुस्थल विश्व का माना जाता है। इस थार के मरुस्थल को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। तो 25 सेंटीमीटर वाली जो वर्षा रेखा है, इसे दो भागों में बांटती है। यानी जो रेखा 25 सेंटीमीटर वाली जो समवर्षा रेखा है, जहां से गुजरती है उसके एक तरफ तो 25 सेंटीमीटर से कम बारिश होती है, जो हमारा राजस्थान का पश्चिम विभाग है, और दूसरी तरफ जाएं तो वहां पर वर्षा की मात्रा 25 सेंटीमीटर से अधिक पाई जाती है, जो आपके अरावली की तरफ का क्षेत्र है। सबसे पहले हम शुष्क मरुस्थल क्षेत्र की बात करते हैं। शुष्क मरुस्थल क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां पर 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है। यह कच्छ की खाड़ी से शुरू होता है, और जो इंटरनेशनल बाउंड्री है जिसे हम रेड क्लिफ कहते हैं, उसके सारे सारे ये पाकिस्तान के सारे सारे पंजाब तक फैला हुआ। इसी क्षेत्र को हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक क्षेत्र मैंने कहा था बालू का स्तूप है ये युक्त क्षेत्र, और एक क्षेत्र है बालू का स्तूप मुक्त क्षेत्र। ठीक है। अब बालू का स्तूप की बात करते हैं कि बालू का स्तूप कितने प्रकार के होते हैं। तो बालू का स्तूप कई प्रकार के होते हैं। उन को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखिए, कुछ होते हैं अनुप्रस्थ और कुछ होते हैं अनुदैर्घ्य। अनुप्रस्थ का अर्थ होता है, जैसे कि आप देखिएगा कि जैसे लिखा रखा है कि पवन के वेग के समकोण पर बनने वाले, यानी पवन जिस दिशा में जा रही है उसके समकोण पर जो बनते हैं
उसे हम अनुप्रस्थ कहते हैं। ठीक है, अनुप्रस्थ यानी ट्रांसवर्स। तो एयर इस दिशा में जा रही है और जिस दिशा में जा रही है उस दिशा के समकोण पर जब इस प्रकार से धुरे लगातार बनते रहते हैं तो उसे ट्रांसवर्स कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से अनुदैर्घ्य, जिस प्रकार से मैंने कहा कि ये हवा इस दिशा में जा रही है और इसके इस दिशा में धुरे बन रहे हैं तो अनुप्रस्थ। अनुदैर्घ्य का अर्थ होता है जिस दिशा में पवन चल रही है उसी दिशा में जब धुरे बन रहे हैं तो आपके कहलाएंगे अनुप्रस्थ। इसी प्रकार से पैराबोलिक, पैराबोलिक बालू का स्तूप यानी पवन वेग के विपरीत दिशा में पवन जा रही है इस दिशा में और धुरे बन रहे हैं इस दिशा में, तो वो कहलाएंगे आपके पैराबोलिक। इसी प्रकार से सब्र काफिज, सब्र काफिज का अर्थ होता है कि कोई झाड़ी है या कोई छोटी सी झाड़ी है, उसके सारे यहाँ पर एक स्तूप बन गया, क्योंकि वो झाड़ी है वो रेत को आगे नहीं जाने दे रही। इसी प्रकार से बरखान, ये अर्धचंद्राकार होते हैं और गतिशील। तो बरखान सैंड ड्यून्स किस प्रकार से बनते हैं, तो आप देखेंगे कि पवन जिस दिशा में चल रही है उसी दिशा में बन रहे हैं। ठीक है, तो उसी दिशा में बनने वाले ये इस प्रकार से इनके जो दोनों सिंग जो होते हैं वो जिस दिशा में हवा चल रही है उस दिशा को प्रदर्शित करते हैं, यानी इसके सिंग बने रहते हैं। तो बालू का जो स्तूप जो गतिशील होते हैं और स्थान बदलते रहते हैं उन्हें हम बरखान के नाम से जानते हैं। और अनुदैर्घ्य, अनुप्रस्थ का समझ गए, पवन की दिशा के समकोण पर बनते हैं, जो बीकानेर संभाग में आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। अनुदैर्घ्य या रेखीय या पवनानुवर्ती, तो वायु की दिशा के समानांतर जो बनते हैं उन्हें हम अनुदैर्घ्य बालू का स्तूप कहते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से बरखान हो चुका है। उर्मिकाएं बालू का स्तूप, जो लहरदार उर्मिका रेत के दौरों पर इस प्रकार के जो रिपल मार्क जो होते हैं उस रिपल मार्क के अनुसार जो स्तूप बनते हैं उसे हम कहते हैं उर्मिका बालू का स्तूप। वापस मैं व्हाइट स्लाइड पर आपको बताता हूं, देखिएगा। अगर स्तूप यानी धोरा जो है इस प्रकार से बन रहा है, ठीक है, और पवन इस दिशा में जा रही है और यहाँ पर क्या बन रहा है, धोरा बन रहा है, और जिस दिशा में जा रही है तो उसे तो कहेंगे हम बरखान, ब है ये। ठीक है, जिस दिशा में हवा जा रही है, हवा इस दिशा में जा रही है और हवा की दिशा में ही यहाँ पर धोरे बन रहे हैं, ये धोरे बन गए इस प्रकार से। ठीक है, उसे हम कहते हैं अनुदैर्घ्य, अनुदैर्घ्य। ठीक है, अनुप्रस्थ किसे कहेंगे, कि पवन इस दिशा में जा रही है और दो धोरे हैं यहां बन रहे हैं तो उसे हम अनुप्रस्थ कहेंगे। इसी प्रकार से पैराबोलिक किसे कहेंगे, कि यहाँ पर ऐसे बन रहे हैं और हवा इस दिशा में जा रही है, इस प्रकार से होंगे वो पैराबोलिक। अगर हवा कई दिशाओं से चल रही है, कई दिशाओं से चल रही है और कई दिशाओं में चलने के कारण इस प्रकार की स्टॉप, आपकी हवा इस दिशा से भी चल रही है, इस दिशा से चल रही है, इस दिशा से चल रही है, इस प्रकार के जो स्तूप बनते हैं उसे स्टार या तारा बालू का स्तूप कह सकते हैं। तो अलग अलग प्रकार से इन स्तूपों को बांटा जा सकता है। आज की क्लास समाप्त हो जाएगी।